ठीक है, स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजकिरण भंडारी। यहाँ पे हम आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको उसका थ्योरी सीखना जरूरी है। क्या है थ्योरी? एक बार यहाँ पे बैठ जाए तो न्यूमेरिकल का नाम भी बन जाएंगे अपने ना, कंसेप्ट अपने को बैठाना जरूरी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग से। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलेंगे जो बेसिकली सोसाइटी में सोशल वेलफेयर करने के लिए और सोशल सर्विस देने के लिए इस्टेब्लिश हुए हैं। जैसे ओल्ड एज होम्स हो गया, अनाथ आश्रम्स हो गए अपने, उसके बाद में फिर चैरिटेबल स्कूल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स और ऐसे हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टीट्यूशंस जो सोसाइटी में स्पोर्ट्स, रिलीजन, उसके बाद में आर्ट, लिटरेचर, इन सब को प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं। तो ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशंस को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलेंगे उसमें। तो ये जो था उसका बेसिक मीनिंग। अब जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जिनके पास अलग अलग सोर्स से इनकम होते हैं, एक्सपेंस रहते हैं, तो हमको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का भी इनकम क्या रहता है, एक्सपेंसेस क्या रहता है, वो देखना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हम इनकम्स पे आते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो इनकम रहते हैं उसमें हम उस इनकम को या जो रिसीव्स आते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटते हैं हम। जितने भी रिसीव्स आएंगे आपके, रिसीव्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली दो रिसीव्स से बांटते हैं। एक होते हैं आपके रेवेन्यू रिसीव्स और एक होते हैं आपके कैपिटल रिसीप्ट्स। ठीक है, कंसेप्ट पहले बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना उसको, क्योंकि अगर ये सब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। सबसे पहले आते हैं हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स पे। रेवेन्यू रिसीप्ट्स उन रिसीप्ट्स को बोलेंगे जो रिसीप्ट्स आपको रेगुलर नेचर पे हर बार और बार बार डिराइव होते हैं आपको, वो रिसीप्ट्स को हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स बोलते हैं। मतलब ऐसे रिसीप्ट्स हैं आपके जो रिकरिंग इन नेचर है, हर बार डिराइव हो गया प्लस आपकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है ये आपकी, तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ठीक है, अगर हम फीचर्स वाइज देखें तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स पहला क्या रहेगा आपका, रिकरिंग इन नेचर रहेगा, और दूसरा रहेगा आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है आपके लिए, तो वो रिसीप्ट्स को अपन रेवेन्यू रिसीप्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट बोला जाएगा अगर तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम रहती है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है या इसके अंदर में क्या आएगा वो अपने को देखना है। सबसे पहले जो आता है इसमें क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो फर्स्ट रहता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये पहले समझते हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है उसमें जितने भी ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स है, जो ट्रस्टीज है, उनको अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए हर महीने या हर साल, चाहे आप एनुअली लो, चाहे मंथली लो, 6 मंथली लो या क्वार्टरली लो, लेकिन उनकी मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए उनसे जो अमाउंट हम रेगुलर बेसिस पे रिसीव करेंगे वही अमाउंट को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन बोलेंगे इसमें। ठीक है, और क्योंकि वो रेगुलर रिसीव होता है करके हम उसको किस में रखते हैं, रेवेन्यू रिसीव्स में रखते हैं। दूसरा होता है उसके बाद में एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी का मतलब होता है अब हर साल कोई ना कोई नया मेंबर ज्वाइन होता है, तो उसको ज्वाइन होने के समय में उसकी जो ज्वाइनिंग फीस रहेगी वो फीस कहलाएगी आपकी एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी सब्सक्रिप्शन दोनों को सेम नहीं समझना आपको। सब्सक्रिप्शन मतलब मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए जो आप फीस वसूल रहे हो रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो मंथली हो, चाहे ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, वो सब्सक्रिप्शन है। लेकिन जो नया मेंबर आता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जो हम उससे रिसीव करेंगे वो अमाउंट क्या कहलाएगा आपका, सब्सक्रिप्शन हम उसको बोलेंगे यहाँ पे। तो वो चीज हमारा सब्सक्रिप्शन कहलाता है, सॉरी वो चीज हमारा एंट्रेंस फी कहलाता है जो हम न्यू मेंबर से रिसीव कर रहे हैं। तो ये भी अब हर साल नया नया मेंबर कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बनेगा, तो वो भी हमारे लिए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, रिकरिंग है करके हम उसको किस कैटेगरी में ले रहे हैं, रेवेन्यू रिसीव की कैटेगरी में ले रहे हैं। तीसरा होता है उसके बाद में रेंट रिसीव्ड फ्रॉम यूज ऑफ हॉल।
अगर ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास में बड़े हॉल है, अलग अलग फंक्शन आयोजित करने के लिए, अलग अलग फंक्शंस को कंडक्ट करने के लिए, चाहे रिलीजियस फंक्शन हो चाहे और कोई सा फंक्शन हो, तो वो भी हर साल ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो जो अगर वो लोग अपना हॉल रेंट पे दे रहे तो जो रेंट मिलेगा वो भी उनके लिए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम में आएगा, क्योंकि वो हर महीने या साल में बहुत बार ऐसे फंक्शन ऑर्गेनाइज होते ही सभी इंस्टीट्यूशन, तो वो अब मिले रहेगा। उसके बाद में और हम ले सकते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। देखो बैंक में या दूसरे अलग अलग कंपनीज में या और कहीं पे भी अगर इन्वेस्ट करके रखे हैं तो उससे जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है यहाँ पे, हम उसको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट रिसीव भी बोल सकते हैं उसको अपन। तो जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो भी रेगुलर बेसिस पे होता है, हर महीने मिलेगा या 6 महीने मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा या हर ईयर मिलेगा करके उसको अपन रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मानते हैं, जिसमें रखे उसको अपन रेवेन्यू रिसीव में रखे अपन। उसके बाद में फिर और होते हैं आपके जनरल डोनेशंस। जनरल डोनेशंस मतलब जो अब ऐसे, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो, चैरिटेबल स्कूल्स हो, या अनाथ आश्रम हो या वृद्धाश्रम हो, ऐसा ओल्ड एज होम्स हो, अलग अलग जगह से उनको डोनेशंस आते हैं। पर्पस स्पेसिफाइड नहीं है उसका, आप किसी पर्पस के यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उनको हर ईयर ऐसे डोनेशंस जो है वो आमतौर पे रिसीव होते हैं ताकि आपके खर्चों को मेंटेन कर पाए करके आप। तो वो डोनेशन जो है आपकी वो जनरल डोनेशंस कहलाती है। उसके अलावा फिर और भी कई सारे आते हैं, जैसे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर जो जमा होते हैं उसको आपने बेचा, हर 3 महीने 4 महीने में तो बेचते ही, आपके घरों में पैसे बेचते हैं, तो वो भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम में आता है, उसको भी अपन रेवेन्यू रिसीट्स में रखते हैं। ठीक, तो ये सब बेसिकली क्या रहेंगे आपके रेवेन्यू रिसीट्स पे। अब आते हैं हम कैपिटल रिसीट्स पे। कैपिटल रिसीट्स उन रिसीट्स को बोलेंगे जिसको आप इनकम कंसीडर नहीं कर सकते। मतलब डिक्शनरी लैंग्वेज में देखोगे तो इनकम है वो, लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर देखा जाएगा तो हम उसको इनकम नहीं मान सकते उसको, क्योंकि ये जो इतने कैपिटल रिसीट्स है, पहला चीज नॉन रिकरिंग नेचर रह गई। नॉन रिकरिंग नेचर है ये, मतलब हर बार रिसीव नहीं होता है, कभी 2 साल 3 साल में एक बार मिला है, लाइफ टाइम में कभी एक बार मिला है, बहुत ही रेयरली ऐसा मिला। रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते, और उनके रेगुलर नेचर का नहीं है वो इनकम जो है वो बहुत ही रेयरली रिसीव होता है उनको। और जैसे ही रिसीव होता है तो आपके लिए एक लायबिलिटी अराइज हो जाता है। इसमें लायबिलिटी अराइज होना कहने का मतलब है कि पर्पस स्पेसिफाइड रहता है आपको कि इसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है खाली करके, तो वो रिसीप्ट्स आपकी कैपिटल रिसीप्ट्स कहलाएंगे। हम उसको इनकम कंसीडर नहीं करेंगे ना, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, रेवेन्यू रिसीप्ट्स रेगुलर नेचर के है, इनकम कंसीडर करना है, लेकिन कैपिटल रिसीप्ट रेगुलर नेचर के नहीं है, वो नॉन रिकरिंग नेचर है, तो वो आपको उसको इनकम नहीं मानना, आपको उसके लायबिलिटी ट्रीट करना है। अब देखते हैं अपन कि उसके अंडर में कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है उसमें लाइफ मेंबरशिप फीस। अब जैसे अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखना है तो रेगुलर बेसिस पे जो पे कर रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन है, लेकिन अगर कोई मेंबर लाइफ टाइम उसकी मेंबरशिप कंटिन्यू रहे करके पे कर दिया अगर, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो जाती है कि हमें उम्र भर अब सामने वाले को सर्व करना है करके, सामने वाले को सर्विस देनी है करके, वो अपनी पूरी मेंबरशिप फीस जितनी भी रहता है लाइफ की वो एक साथ पे कर देता है। तो वो चीज जो रहेगा वो लाइफ मेंबरशिप फीस उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले के लिए सॉर्ट ऑफ लायबिलिटी रहता है, लायबिलिटी ट्रीट होता है उसके लिए, क्योंकि उसे लाइफ टाइम सर्व करना है, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गया है, दायित्व आ गया है, और ये मानते हुए हम उसे क्या ट्रीट कर रहे हैं, लायबिलिटी। नॉन रिकरिंग नेचर रहता है वो, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक पर्पस स्पेसिफाइड है कि हमें उसी पर्पस के लिए उसे खर्च करना है, तो वो रहेगा। दूसरा है उसके बाद में लाइफ मेंबरशिप फीस के बाद सेकेंड जो राइज होता है वो रहता है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड अब क्या रहता है? एंडोमेंट फंड मतलब कोई भी एक ऐसा फंड या कोई भी एक ऐसा अमाउंट जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम किसी पर्सन ने किया है, अलॉन्ग विद
अ पर्टिकुलर पर्पस, मतलब एक पर्पस स्पेसिफाइड रहता है कि हमें ये पर्टिकुलर पर्पस में ही काम में लाना है करके यहाँ पे। जैसे किसी ने अपना बैंक बैलेंस मान लो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दिया, उसके जीता मतलब उसके जीते जी ना, तो वो पर्सन अलाइव है और उसने अपना कोई प्रॉपर्टी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दिया है, ये पर्पस के साथ में कि इस प्रॉपर्टी से जो इनकम डिराइव होगी या इस फंड से जो इनकम डिराइव होगी वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉज में ही काम में लाओगे करके, तो ऐसा फंड क्या कहलाएगा? एंडोमेंट फंड। जैसे कोई पर्सन अलाइव है, उसने अपना फिक्स डिपॉजिट एक नॉन प्रॉफिट या कोई वृद्धा आश्रम के नाम कर दिया है और पर्पस दे दिया है कि इससे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो उन बुजुर्ग लोगों की दवाइयों में या उन बुजुर्ग लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में ही यूज होना है करके, तो वैसा फंड क्या कहलाएगा? आपका एंडोमेंट फंड कहलाएगा उसमें। उसके बाद में फिर, और क्योंकि उसमें एक पर्पस स्पेसिफाइड है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वालों के लिए एक लायबिलिटी राइज हो गई कि हमें खाली यही काम में यूज में लाना है करके यहाँ पे, तो वैसा फंड क्या कहलाएगा? एंडोमेंट फंड। और तीसरा है उसमें लीगेसी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लीगेसी। अब एंडोमेंट फंड लीगेसी बेसिक डिफरेंस क्या है? एंडोमेंट फंड में पर्सन अलाइव रहते हुए अपनी प्रॉपर्टी को नाम किया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अलॉन्ग विद पर्पस स्पेसिफाइड रहता है, और लीगेसी क्या, अगर पर्सन की मानो डेथ हो रही है या पर्सन डिसीज्ड है तो उस केस में अगर वो कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसा कुछ फंड दिया है उनको पर्पस के साथ में कि इस पर्पस के लिए यूज करना है, तो वो लीगेसी फॉर स्पेसिफिक पर्पस कहलाता है। और अगर वही वो लीगेसी अगर पर्पस स्पेसिफाइड नहीं है तब उस केस में हम उसे रेवेन्यू रिसीट की कैटेगरी में लेंगे। यहाँ पे लीगेसी विथ नो पर्पस या नो स्पेसिफिक पर्पस, तब उसे हम रेवेन्यू रिसीट मानेंगे। ठीक, क्योंकि अगर पर्पस स्पेसिफाइड है मतलब एक दायित्व आ गया आपके ऊपर, जिम्मेदारी आ गई, लायबिलिटी अराइज हो गई है, तब क्यों कैपिटल रिसीट को मान रहे हो उसको अपन। लेकिन पर्पस स्पेसिफाइड नहीं है, जैसे जनरल डोनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, उसमें पर्पस स्पेसिफाइड नहीं था, किसी भी काम के लिए हम उन डोनेशंस को खर्च कर सकते थे। सिमिलरली वही है, लीगेसी आपका भी दो पर्पस दिया है, मतलब आपने कोई पर्पस डिसाइड ही नहीं है उसका, आप किसी भी काम के लिए खर्च कर सकते हैं तो वो रेवेन्यू रिसीट है। लेकिन एक स्पेशल आपके ऊपर अगर एक पर्पस आ गया है तब वो फिर क्या कहलाएगा? आपका कैपिटल रिसीट कहलाएगा आपका। उसके बाद फिर चौथा आता है इसमें स्पेशल डोनेशन या स्पेसिफिक डोनेशन। सिमिलरली वही जो आपको जनरल डोनेशंस में एक्सप्लेन किया था वैसी ही है। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब इसमें भी एक साथ लमसम अमाउंट आपको मिला है और एक पर्पस स्पेसिफाइड है कि अपने को यही काम के लिए यूज में करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स क्लब है, उसको पैवेलियन बनाने के लिए मिला है या स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन मिला है, तो उसमें पर्पस तय है आपका कि यही पर्पस के लिए काम में लाना है, इसी यूज में लाना है, तब कौन सा रिसीट मान रहे हो? उसको अपन कैपिटल रिसीट मान रहे हैं। और अगर वही अगर सिंपल डोनेशन मिल गया है, लिखा नहीं है उसमें या मेंशन नहीं किया कि किस काम में लाना है, तो वो चीज क्या हो जाएगा? आपका जनरल डोनेशन आ जाएगा फिर यहाँ पर। उसके अलावा फिर आता है उसमें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स उन एसेट्स को बोलते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लिया है आपने, सेल करने के लिए नहीं लिया है, लेकिन अगर किसी रीजन से वो खराब हुआ, उसको आपने सेल किया, जो पैसे मिले, वो चीज क्या रहेगा आपका? आपको कैपिटल रिसीट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने एसेट बेस्ड अर्न किया है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो आपके लिए क्या है? नॉन रिकरिंग इन नेचर रहता है आपका। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? आपकी कैपिटल रिसीट्स में इन सब कैटेगरी को लेना है। ठीक, तो ये तो हुआ रिसीट की बात की है अपन। अब आते हैं अपन एक्सपेंडिचर्स पे। तो जितने भी एक्सपेंडिचर रहते हैं एनपीओ के, एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे रिसीट्स को आपने दो में बांटा था, वैसे ही एक्सपेंडिचर्स को भी दो में बांटना है। सबसे पहले है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आप ये बोल सकते हैं एक्सपेंसेस है वो आपके रेगुलर नेचर के हैं एक्सपेंसेस, हर महीने हर साल, चाहे क्वार्टरली हो चाहे ईयरली हो या हाफ ईयरली हो, आप ठीक कर रहे हो उसको।
और जो रूटीन नेचर के आपके खर्चे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, उन खर्चों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पे किया जा रहा है। रेगुलर नेचर के खर्चे हैं तो वैसे एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे अपन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो सबसे पहला जो उसका फीचर रहेगा वो रहेगा रिकरिंग, और दूसरा फीचर जो रहेगा रूटीन नेचर के रहेंगे आपके। ठीक है, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस है जो उन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को बियर करना या मेंटेन करना कंपलसरी है, तो वो खर्चों को अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कैटेगराइज करते हैं, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिनको हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि आपके रेगुलर नेचर के खर्चे हैं और अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ये खर्चों को बियर करना कंपलसरी है। तो वो खर्चे किसमें आएंगे, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। अब इसमें क्या क्या आते हैं वो देखना है। सबसे पहला, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉइज है, वर्कर्स हुए, उनको जो हम सैलरी और वेजेस देंगे वो सब आ गया। उसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स क्लब हुआ, हॉस्पिटल्स वगैरह, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स वगैरह, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंज्यूमेबल आइटम्स रहते हैं। स्पोर्ट्स क्लब हुआ, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गए, डॉक्टर्स हुए, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हुआ, मेडिसिन हो गए ऐसा, या और कोई से है तो उसमें स्टेशनरी आइटम हो गई ये। तो कंज्यूमेबल आइटम्स अगर अपन बोले जाए तो इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल, उसके अलावा फिर स्टेशनरी और मेडिसिन, बेसिकली हम इन्हीं को रखते हैं। तो कंज्यूमेबल आइटम जितने भी रहेंगे वो आ जाएंगे आपके। फिर इसमें जो भी आपने रेंट पे किया होगा, जिस किसी बिल्डिंग में ऑपरेट हो रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपका, उस बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हो वो। फिर इसके बाद में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हो गए, उन सब एक्सपेंसेस को लेंगे अपन। फिर और जो ऐसे मिसलेनियस रूटीन नेचर के जितने भी खर्चे हैं, उन सब एक्सपेंसेस को भी लेंगे अपन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जितने भी हो। तो कुल मिला के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आपके रिकरिंग नेचर के खर्चे हैं, रूटीन नेचर के खर्चे हैं आपके, जो कंटिन्यूएशन बेसिस पे आपके, चाहे पर मंथ हो, पर डे हो, पर वीक हो, क्वार्टरली, यहाँ पे भी जैसे भी हो आप पे कर रहे हो, ताकि आपका रूटीन वर्क जो है वो चलता रहेगा। तो वो खर्चों को किसमें लेंगे अपन, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लेंगे। उसके बाद आते हैं अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर उन एक्सपेंडिचर को बोलेंगे जो रिकरिंग नेचर के नहीं है, नॉन रिकरिंग नेचर है आपके, रेगुलर नेचर पे नहीं होते ये खर्चे, नॉन रिकरिंग नेचर रहते हैं ये। बेसिकली हम अगर बोला जाए तो जैसे किसी लायबिलिटी को आप पे ऑफ कर रहे हो या कोई एसेट्स आप खरीद रहे हो, वो जो आपके खर्चे हो रहे हैं बड़े अमाउंट के हो गए, जो बार बार नहीं होते खर्चे, तो वो एक्सपेंडिचर को अपन किस में लेंगे, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेंगे। तो पहला रहेगा नॉन रिकरिंग इन नेचर है, और दूसरा रहेगा एसेट्स या तो आपके इंक्रीज होंगे या फिर लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी। तो वो खर्चे को किसमें लेंगे अपन, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में लेंगे आप। ये दो फीचर उसका हुआ। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, सबसे पहले कोई भी एसेट्स आपने परचेज किया, किसी भी सॉर्ट ऑफ एसेट्स को अगर आप परचेज कर रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। बिल्डिंग लिए, फर्नीचर लिए, बुक्स खरीदे आप, उसके बाद में स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट ले लिए, तो ये सब खर्चे किसमें रहेंगे, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएंगे इसमें। या लोन लिए, सॉरी लोन रीपे किए अगर, तो लोन को रीपे करना, उसके बाद किसी बैंक में डिपॉजिट करना, इन्वेस्टमेंट करना, परचेज ऑफ एसेट्स हुआ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके अलावा फिर रीपेमेंट ऑफ लोन हुआ। तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो चैप्टर्स के आपको जो बेसिक है उसमें रेवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का कौन सा है वो समझ लो आप।
क्वेश्चंस जो है वो आपके आराम से बनेंगे, उसकी प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगा, लेकिन आपको इनको पूरा ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक, तो आज के लिए इतना इनफ है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो एज सून एज पॉसिबल फिर अपडेट करेंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।